शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू मालिक शाह साहिब। और आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सेट थ्योरी क्या होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सेट क्या होता है। हमारी डेली लाइफ में सेट का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो वो दुकान पे जाती हैं और जाके कहती हैं ये डिनर सेट कितने का है, या कप अगर उन्होंने लेने हो तो 12 का कप का सेट अगर मैं आपसे लूँ तो आप कितने का दोगे। ठीक है। और इसी तरह और हर तरह से तकरीबन सोफ़ा सेट होता है। तो बहुत सारे सेट्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि मैथ्स में सेट क्या होता है, सेट की क्या डेफिनेशन होती है। तो मैथ्स में सेट की डेफिनेशन ये है कि ऑब्जेक्ट्स है ना, और हम अगर उनका ग्रुप बना लें तो वो एक सेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, आप यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास एक बुक है मैथ्स की, एक बुक है हमारे पास इंग्लिश की, एक बुक है हमारे पास उर्दू की, एक है कंप्यूटर की, ठीक है, और एक है साइंस की। और कोई बुक रह तो नहीं कि इस्लामियात की रह गई है, इस्लामियात की। ठीक है। तो ये देखो इसमें यहाँ पे बेसिकली है क्या, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। मतलब एक किताब, एक बुक जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ये एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा ऑब्जेक्ट और छठवां ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, बुक्स का एक सेट बन गया। ठीक है। और अगर मैं शॉप पर जाऊं, ठीक है, और जो शॉप वाली बुक है, बुक शॉप है, उसको मैं जाके कहूँगा मुझे 7 क्लास का एक बुक सेट दे दो, समझ आ गई, तो वो मुझे ये वाली सारी किताबें दे देगा 7 क्लास की। तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, पांच ऑब्जेक्ट, छह ऑब्जेक्ट, छह बुक्स थी, छह ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, और इस ग्रुप को हम कहते हैं सेट। समझ आ गई बात। तो उसके अलावा अगर मैं सेट की डेफिनेशन थोड़ी सी और अच्छी करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब, यानी कि ये जो हमारे पास हमारे ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं इनका कोई मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहले साइंस की बुक आ जाए, पहले इस्लामियात की बुक आ जाए, कोई मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेट्स सपोज यहाँ पे देखो, पहले साइंस लास्ट में आ रही थी ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे साइंस को सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे आ जाए, मैथ्स पहले आए, साइंस पहले आए, इस्लामियात पहले आए, तो वो मैटर नहीं करता हमारे सेट के अंदर। इसलिए हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना अनऑर्डर्ड। तो अब नई हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी, ग्रुप ऑफ अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। क्लियर। और उसके बाद लास्ट में अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिफरेंट। उसका क्या मतलब, उसका ये रीज़न है कि हमारा जो सेट होगा मैथ्स के अंदर, उसके अंदर हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि साइंस की बुक थी ना, तो साइंस की दो बुक्स उसने दे दी। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक दफ़ा साइंस की बुक आ रही थी, एक दफ़ा ये ऑब्जेक्ट आ रहा था, दोबारा उसने साइंस की बुक डाल दी इस सेट के अंदर, दोबारा साइंस की बुक आ गई। तो ऐसा तो नहीं होता। हम जब भी लेने जाते हैं बुक किसी एक बच्चे के लिए तो एक ही बुक लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता साइंस की बुक दो ले लेते हैं। इस वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा जो मैथ्स के अंदर सेट होगा वो क्या होगा, वो उसके अंदर हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं रिपीट ना हो, इसलिए हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते हैं। तो हमारी नई डेफिनेशन क्या बनती है, ग्रुप ऑफ अनऑर्डर्ड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यू गॉट इट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब कि वो अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में अच्छे से पता चल गया है। फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ आएगा। ये देखो, ये आपके सामने लिखा हुआ है ABCDE, और इसके अंदर सारे ABC के एलिमेंट्स हैं, और सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, और जी तक हैं, A से लेके जी तक सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ ना, मैं कह सकता हूँ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है। तो जब मैं इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकता हूँ तो उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में से मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे अपने पास ले लेता हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से लेता हूँ पहला अल्फ़ाबेट A, उसके बाद मैं लेता हूँ K ले लेता हूँ, उसके बाद L ले लेता हूँ, M ले लेता हूँ, और Y ले लेता हूँ। ठीक है। इन्हीं अल्फ़ाबेट से मैंने जो है चूज़ किए कुछ और नए अल्फ़ाबेट्स, इसको मैंने एक नया सेट बनाया है। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे सेट बनाता हूँ, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में चूज़ करता हूँ। यहाँ से एक चूज़ करता हूँ A, एक और चूज़ करता हूँ AE, एक और यहाँ से लेता हूँ I, और यहाँ से एक और लेता हूँ O, और एक और लेता हूँ U। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो सेट है, क्या मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ये कौन से अल्फ़ाबेट्स का सेट है। यस, मैं इनको कर सकता हूँ। ये है सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है। तो हो गया ना ये सेट ऑफ वॉवल्स, वेल डिफाइंड हो गया ये सेट। ठीक है। लेकिन ये जो मैंने सेट बनाया AKLMY, ये कौन सा सेट है अल्फ़ाबेट्स का,
ये तो मुझे पता ही नहीं है, इसको मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता। हालांकि इसमें क्या है कि ये देखो, अब जो हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, पहला हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन क्या पड़ी थी, अनऑर्डर्ड, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। एल को बेशक इधर ले आऊँ, ए को इधर ले आऊँ, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। लास्ट डेफिनेशन थी डिफरेंट होना चाहिए हर ऑब्जेक्ट। तो देखो हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ए रिपीट नहीं हो रहा, के रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो लास्ट वाली थी हमने चीज़ पढ़ी है वेल डिफाइंड, ठीक है, यानी कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है, ठीक है। हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, सही। जब इन जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम कहते हैं कि वो सेट है, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो हम एग्जांपल ले रहे थे ये भी वेल डिफाइंड सेट है, अगर सेट ऑफ बुक्स ऑफ 7th क्लास, ठीक है। तो फाइनली हमारी डेफिनेशन क्या बनी, आ वेल डिफाइंड, ठीक है। और ये ग्रुप लिखा हुआ था ना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, ग्रुप को हम कलेक्शन भी कह सकते हैं। तो सिमिलरली फिर हमारी डेफिनेशन क्या बनी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, यानी कि ग्रुप, कलेक्शन का मतलब ग्रुप है जो कि वेल डिफाइंड है, अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, और डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेट। ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई, क्लियर। ओके, उसके बाद हमने इन सेट की डेफिनेशन तो पढ़ ली है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपने याद कर लेना है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 1 चलते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 1000 2000 3000 1 लाख, ठीक है, 2 लाख, 1 करोड़, मतलब अप टू 1 चलते जाते हैं पॉजिटिव नंबर तक। तो स्टार्ट किससे होते हैं, 1 से होते हैं, क्लियर। उसके बाद होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 1 चलते जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में देखो फ़र्क क्या है, फ़र्क इन दोनों में ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, होल नंबर्स में 0 भी आता है, और बाकी सारे नेचुरल नंबर वाले नंबर्स आते हैं, क्लियर। ओके, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये है कि इस इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं सारे, और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं सारे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 आता, -1 कहीं पे नजर आ रहा है आपको, नहीं है ना। तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, और मज़े की बात है स्टार्ट भी 0 से होते हैं, इनमें 0 भी आता है, ठीक है। +-1 +-2 और +-3 अप +-4 +-5 अप टू 1000 +-1000 +-2000 अप टू चलते जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब दोनों में डिफरेंस, तीनों में क्या डिफरेंस हुआ, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ये सिर्फ पॉजिटिव है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 भी आता है, नेचुरल में 0 नहीं आता था, और ये 1 2 3 4 5 अप टू 1। अब इंटीजर में ये था, इन दोनों में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते थे, तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, यू गॉट इट। ओके, उसके बाद आ रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का सेट कौन सा होता है, इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो सेट होता है इसके अंदर हम वो वाले नंबर्स लिखते हैं जो अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर कौन डिवाइड होता है, 2 किसी और पे डिवाइड नहीं होता। उसके अलावा 3 किसी और पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे ही होता है। उसके अलावा 4 तो 2 पे भी डिवाइड होता है, यार क्या कर रहे हो, 4 तो नहीं लिख सकते इसमें। 5 यस 5, क्योंकि 5 किसी और पे डिवाइड नहीं होता। 7 किसी और पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 9, ओ माई गॉड 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 तो 3 के ऊपर डिवाइड होता है, तो 9 नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद 11 यस। उसके बाद 12 नो, 12 तो 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है, और 4 पे भी डिवाइड होता है, तो 12 नहीं लिख सकते हम इसके अंदर। उसके बाद क्या आएगा 13 यस। 13 अपने अलावा किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होता, अप टू 1 चलते जाएंगे। बात समझ आ गई। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होते, क्लियर। और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो कैपिटल N, कैपिटल W, कैपिटल Z, कैपिटल P, क्लियर। आगे हम और सेट्स की एग्जांपल करते हैं। उसके बाद आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन का नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो कि 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं। तो 2 के ऊपर सबसे पहला इवन नंबर होता है 0। 0 भी याद रखना इवन में आता है। 0 +-2 +-4 +-6 अप टू 1। तो ये देख सकते हैं आप। अब देखो मैंने इसमें माइनस वाले भी लिखे हैं, वो क्यों, क्योंकि मुझे बताओ -2 2 पे डिवाइड नहीं होता, -2 भी तो 2 पे डिवाइड होता है ना, इसलिए मैंने माइनस वाले नंबर्स भी लिखे हैं। -6 भी तो होता है ना, +6 भी डिवाइड होता है 2 पे, तो समझ आ गई। ओके, उसके बाद ऑड नंबर्स होते हैं, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं।
जो नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड हो गए। तो ऑड नंबर्स को हम का जो सेट होता है इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे पहला आता है +-1 +-3 +-5 +-7 अप टू सो ऑन, यानी आप आगे चलते जाएंगे। तो इसके अंदर माइनस वाले भी आते हैं। देखो -3 भी तो नहीं डिवाइड होता ना 2 से, +3 भी डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए मैंने माइनस वाले नंबर्स भी यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या तो जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2, ऊपर वाला नंबर p, नीचे वाला q, ठीक है। तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया ना, तो ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है, ओवर की फॉर्म में नंबर, इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। 5/7 ये एक पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, फ्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसी तरह 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर? और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें √2, इसको अगर कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करूँ तो ये क्या बनता है 1.414 अप टू सो ऑन, बहुत बड़ा कोई नंबर बनता है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है। अभी इसमें डॉट आ रहा है, अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, आप इतना समझ लें। √3 इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, बहुत बड़ा कोई नंबर बन जाता है पॉइंट के बाद, तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। इसी तरह √5 भी। तो ये इन शॉर्ट बस आपने ये याद रखना है कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर की ये एग्जाम्पल्स हैं और इरेशनल नंबर्स की ये एग्जाम्पल्स हैं, फिर इनको डिटेल में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि रैशनल नंबर्स को हम क्यू से, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और जो इरेशनल नंबर होता है इसको हम कैपिटल क्यू के ऊपर एक छोटा सा, इसको हम कहते हैं प्राइम, छोटी सी एक लाइन होती है इस तरह करके, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल को। क्लियर? उसके बाद आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये इसको सबसे पहले रियल नंबर को हम आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसके अंदर जो इरेशनल नंबर्स होते हैं और जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन अगर हम ले लें तो वो रियल नंबर्स बन जाते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा एक दफ़ा मैं आपको कंक्लूड करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, इसमें 1 से लेके पॉजिटिव सारे नंबर्स आते थे, 0 नहीं आता था, ना नेगेटिव नंबर्स आते थे। तो होल नंबर्स, इसमें 0 आ रहा था लेकिन पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे थे, लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे थे। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे थे, नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे थे, और 0 भी आ रहा था। उसके बाद प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते, ठीक। और इंटीजर में अभी ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे ना डॉट वाले नंबर आ रहे हैं, इसमें भी डॉट वाले नंबर नहीं आते, इसमें भी डॉट वाले नंबर नहीं आते, ऐसी बात है ना। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा इवन वाले नंबर, ठीक है, इसमें इवन थे, ये ऑड नंबर्स थे, फिर रैशनल थे। रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और इरैशनल नंबर ये भी जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे जो हमने पढ़ा इंटीजर में, देखो डॉट वाले नंबर्स नहीं आ रहे, डेसिमल नंबर्स नहीं आ रहे, ठीक। लेकिन अब रैशनल और इरैशनल में क्या, पॉइंट वाले नंबर्स भी आ रहे हैं। समझ आ गई ये बात? तो इसके अंदर इंटीजर तो आते ही आते हैं लेकिन डॉट वाले नंबर भी आते हैं। तो अब यहाँ पे रियल नंबर में क्या हुआ कि इसमें 1 to सारी इसके अंदर आती है, हर नंबर इसके अंदर आता है, पॉइंट वाले भी आते हैं, पॉइंट के बगैर वाले भी आते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। लेकिन एक और सेट होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो वो होते हैं जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा हो, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये एक होता है आई, इस तरह करके हम डालते हैं, इसको हम कहते हैं आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये आपको शायद ना अभी समझ आ रहा हो, लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट जितना मैं बता रहा हूँ वो आपने याद रखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा होता है, ठीक है, या तो इनके अंदर आयोटा वाला पार्ट होता है। ये जो आयोटा वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह के होते हैं? x प्लस आयोटा y, ठीक है, 3 + 2 आयोटा, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ये एक रियल नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर्स को मिला के बनाया जाता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये जो नंबर है हमारे पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × -1, और -1 की आपको मैंने वैल्यू बताई है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर,
ठीक, तो इसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू आयोटा स्केयर, तो ये स्केयर इसके ऊपर से कट जाएगा, तो 2 के ऊपर तो अंडर रूट रहेगी, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 और आयोटा आ जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। तो मैंने आपको बताया कम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है, जिसके अंदर आयोटा आता है, जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस आता है। क्लियर। और यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी तक हमने ये पढ़े हैं बेसिक सेट्स जो कि बार बार यूज़ होंगे, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जिस तरह थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड सीखे थे, रेगुलर एक्सप्रेशन सीखा था, एनएफए डीएफए हमने सीखे थे, इसी तरह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। टेबुलर फॉर्म में ये होता है कि हम क्या करते हैं, सेट को जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ब्रैकेट्स और कोमा को यूज़ करते हुए वो एलिमेंट्स लिख देते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखो नाम से जाहिर है, डिस्क्राइब, यानी कि हम सेट को इंग्लिश में वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। और सेट बिल्डर नोटेशन में पहले हम सेट का लिखते हैं और फिर उसके बाद उसकी कंडीशन लिख देते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें एक सेट दिया गया ए इज इक्वल्स टू, यानी ए एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि इंग्लिश में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, पता चल गया आपको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में इसी को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू, यानी ए कोई सेट है, मैंने आपको बताया करली ब्रैकेट्स कोमा को यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर देना है, एलिमेंट्स को लिस्ट लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 ये 4 हो गया और ये 5। तो ये हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को ब्रैकेट्स और कोमा को यूज़ करते हुए लिख दिया, इसको हम कहते हैं सेट को टेबुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। क्लियर। ओके, अब हम इसी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट्स लगाते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये कौन सा सेट है, तो सेट लिखते हैं x बिलोंग्स टू, अभी कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n और फिर सच डैट, मैंने आपको बताया है सेट का लिखने के बाद सच डैट के बाद कंडीशन लगाते हैं। तो कितने देखो कहाँ तक है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब x जो नंबर है वो लेस देन है 6 से, समझ आ गई। तो ये हमने क्या किया, इसी सेट को डिस्क्रिप्टिव मेथड में ऐसे लिखते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। बी हमारे पास एक सेट है, सेट टेबुलर फॉर्म में हमें दिया गया है, तो आपको पता है टेबुलर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दिए 0 2 4 8 6 अप टू 50 तक। तो आप मुझे बताओ ये देख के कि अगर मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा ये कौन सा सेट है, 0 2 4 8 6, तो आपको नज़र आ रहा है कौन सा सेट है, इवन नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इवन। अब देखो इवन नेगेटिव भी होते हैं, इवन पॉजिटिव भी होते हैं, याद है ना आपको, हमने +-2 +-4 लिखा था, तो ये नेगेटिव इवन है या पॉजिटिव है, ये गलती नहीं करना, ये देख लो, इससे मार्क्स आपके कटेंगे। तो ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव, समझ आ गई, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, और कहाँ तक है, 50 तक हैं, अप टू 50 यहाँ पे लिख दो, समझ आ गई। तो ये आपने क्या किया, इस सेट को इंग्लिश में वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया और इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यू गॉट इट। ओके, अब हम इसको करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। तो इसी तरह सबसे पहले हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू, कौन सा सेट है यार, ये इवन नंबर्स का सेट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। लेकिन अब यहाँ पे ये कि कैसे इसको बताएंगे कि 0 से बड़े हैं नंबर सारे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 और हम कहते हैं x जो हमारा जो भी नंबर है इस सेट के अंदर, x से मुराद यानी इस सेट के अंदर जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और 0 भी होगा उसके अंदर। तो इसलिए मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, ये इज इक्वल टू भी डाल रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब कि 0 से ग्रेटर वाले नंबर भी आएंगे और 0 भी इंक्लूड होगा उसके अंदर। अब 0 से ग्रेटर अप टू 100 ये तो चलता ही जाएगा, अगर यहाँ पे 50 ना होता अप टू 100 होता तो उसके लिए ये बनती, लेकिन ये तो 50 तक है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन इज, यहाँ पे ऐसे करके कि 50 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, इज इक्वल टू भी कर दिया और लेस देन 50 भी आ गए हैं सारे नंबर्स। तो इस तरह करके हम इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद हम एक एग्जांपल और करते हैं, लेट्स सपोज x बिलोंग्स टू O एंड 0 इज़ ग्रेटर देन, इस तरह करके x। ठीक है, तो ये हमें एक दिया गया क्वेश्चन कि ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है, आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें और टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो देखें x बिलोंग्स टू O हमें पता है कौन सा सेट होता है, ऑड नंबर्स का सेट होता है। क्लियर। और आगे उसने कंडीशन क्या दी है कि 0 से बड़े हैं सारे पॉजिटिव नंबर,
इसका मतलब 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये एक सेट है जो कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स का है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और इज इक्वल टू, इस तरह करके अगर उसने सी लिखा हुआ है हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ऑड नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन कोई नहीं है, जस्ट उसने ये कहा हुआ है कि ये क्या है, ये 0 से ग्रेटर है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर 0 से ग्रेटर सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूँ तो सी इज इक्वल्स टू सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद 3, 5 अप टू 7 और अप टू सो 1 करके चलता जाएगा, क्योंकि उसने कंडीशन दी थी, उसने कहा 0 से बड़े सारे नंबर्स लिख दो, ठीक है। तो इस तरह करके हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह करके हम डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं, इस तरह करके सेट बिल्ट इन नोटेशन में लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा जितना मैंने आपको बताया इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म में है। आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक। अजनबी शहर के अजनबी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। तो सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट के अंदर आ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट है। फॉर एग्जांपल अब देखो फर्स्ट सेट हमारे पास क्या है 1 3 5, हम चेक करेंगे क्या बी के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1 3 5 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 वाओ 5 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ए बी का सबसेट है। तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। ओके अब चेक करते हैं ए और सी का, क्या ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर आ रहे हैं। आप देख के बताओ 1 3 5 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि ए सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं आ रहा, सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे। सबसेट की ये कंडीशन है कि सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। ए और डी का चेक करते हैं 1 3 5, तो चेक करो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, वेल वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी का भी सबसेट है। तो इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट के अंदर आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे फर्स्ट वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है। समझ आ गई। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा रीड करूं तो हम ये वाला जो होता है इसको कहते हैं बी इज़ अ सुपर सेट। ये मैं आपको एक नई बात सिखा रहा हूँ। ए अगर मैं कहूँ ए को बी के साथ, ए का बी के साथ क्या रिश्ता है, ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, ए बी का सबसेट है। और मैं कहूँ बी का ए से क्या रिश्ता है, तो बी ए का सुपर सेट है। बात समझ आई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुपर सेट, सॉरी यहाँ पे तो सबसेट आएगा ना, यहाँ पे सबसेट। तो इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, इसको याद रखने की ये ट्रिक है, तो कि जो सबसेट का सिंबल है ना, इसका जहाँ पे माउथ ओपन होता है, तो देखो यहाँ पे से माउथ ओपन है ना, तो जहाँ पे माउथ ओपन होता है वहाँ पे सुपर सेट होता है, सही। और जहाँ पे माउथ क्लोज होता है वहाँ पे सबसेट होता है। तो अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। यहाँ पे आप देखें बी, माउथ बी वाली साइड पे ओपन है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ। समझ आ रही है ना। तो मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, ये दोनों सेम है। इसको हम कहेंगे बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ आ गई। उसके बाद आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट कौन से होते हैं, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर हैं और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के अंदर हैं, हम कहेंगे ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 6 और सी हमारे पास एक सेट है 3 1 6 2। ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमने कहा सारे एलिमेंट्स सेकंड में होने चाहिए और सेकंड वाले सेट के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट में होने चाहिए। तो 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 6 इसमें है। इसी तरह आप इसके सारे एलिमेंट्स उसमें चेक करते हैं, 3 इसमें है, 1 इसमें है, 6 इसमें है, 2 इसमें है। वाओ, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। हम कहेंगे ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास नल सेट। नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और हम इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, जिस तरह नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते थे ना, बिल्कुल इसी तरह इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। या इसको हम ऐसे भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ब्रैकेट्स और अंदर कुछ भी नहीं, एम्प्टी, इसको हम कहते हैं नल सेट। क्लियर। तो बाकी सेट्स की जिस तरह हमने एग्जांपल की है, नल सेट की एग्जांपल क्या होगी, ए एक सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 4। आपको पता है 2 और 4 के दरमियान 3 होता है, तो 3 तो ऑड नंबर है, तो इवन नंबर्स का ये सेट है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर होता ही नहीं है।
तो इसको फिर हम इस तरह करके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं इज इक्वल्स टू यहाँ पे कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास है, p इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। आपको पता है 9 और 10 के दरमियान में कोई ऑड नंबर होता ही नहीं है। तो जब ऑड नंबर नहीं होता तो इसका मतलब इस सेट को हम कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब ये वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ। ए इज इक्वल्स टू, यानी ए एक सेट है, मंथ्स इन द ईयर, यानी एक साल में कितने महीने हो सकते हैं, महीने कितने होते हैं साल में यार, 12 होते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। तो फिर ये सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स कितने होते हैं, इवन नंबर्स यार कितने ज़्यादा होते हैं, काउंट कर सकते हैं हम, नहीं काउंट कर सकते, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लेस देन 1। तो लेस देन 1 पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, एक ही होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 होता है तो हम काउंट कर सकते हैं ना उसको, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेट फाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ, जानवर कितने दुनिया पे कितने रह रहे हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो क्या हम जो है इंसान चांद पे चला गया तो जानवर नहीं काउंट कर सकते दुनिया ज़मीन पे कितने हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी फाइनाइट है। तो इन शॉर्ट जिन सेट्स के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं फाइनाइट, और जिन सेट्स के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं इनफाइनाइट। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने सेट्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखी है, बहुत कुछ सीखा है, तो ये सारा आपने रिवाइज करना है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये आगे जाके मैं पावर सेट्स में कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, वो आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक जब करवाऊंगा तो उनमें आपको एग्जांपल्स के साथ ज़्यादा अच्छे से करवाऊंगा। नल सेट के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, फ्यूचर में जाके मैं आपको याद करवाऊंगा कि मैंने आपको याद करवाया था। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। क्या बात बताइए, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये बात याद रखना। आगे जाके पावर सेट्स का टॉपिक करवाऊंगा, उसके अंदर सबसेट की प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइप्स होती हैं, वो भी आपको अच्छे से जब एग्जांपल से करवाऊंगा फिर आपको समझ में आएगी। ठीक है, और वीन डायग्राम्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल मैंने आपको जितना पढ़ाया है इसके प्यारे से करके नोट्स बनाओ, अच्छा सा करके पढ़ो लेक्चर्स, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, और अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।